जय हिंद दोस्तों। ऐसे तो हम ऑलरेडी प्रकाश के परावर्तन आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर लगा चलो एक क्लास में, या आप लोग क्या कहते हो उसको आपके भाषा में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन शॉट, कि एक ही वीडियो में प्रकाश के परावर्तन पूरा बता दीजिए। तो ऐसे तो टॉपिक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन आप देख सकते हैं। तो हमको लगा जब पढ़ा देवे किए हैं दोबारा और बतौर फाइट बोर्ड पे, तो फिर से दोबारा प्रकाश के परावर्तन लिखना, रिविजन करना है। और जब प्रकाश के परावर्तन के रिवीजन करना है ये है, तो आप ही लोग में से किसी विद्यार्थी से हम पीपीटी बनवा लिए और सोचे दोबारा क्यों लिखे, सेम चीज़ दोबारा लिखना, सिर्फ दोबारा समझाना है एक रिवीजन के तौर पे। रिवीजन के तौर पर मतलब देखिए, जब आप लोग ये क्लास देखोगे तो ये बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप अगर सिर्फ सुन भी लेते हो ना, सिर्फ क्लास को सुनते भी हो, तो प्रकाश के परावर्तन में से आपका 95% कवर हो जाएगा। सिर्फ सुन लोगे उससे, ऐसा नहीं कह रहे कि रटना पड़ेगा या वीडियो को देखिए, आप ध्यान कहीं भी रखें, सिर्फ सुनेंगे तो भी आपका 95% कवर हो जाएगा। बाकी 5% है, जो कि 5% डेरिवेशन होता है और न्यूमेरिकल कुछ होता है, तो ऐसे नहीं कवर होगा। वो तो खैर आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ध्यान से देखना ही होगा, लेकिन जो याद करने वाला चीज़ है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोबारा प्रकाश के परावर्तन हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का मकसद क्या है ये पहले आपके सामने हम बता दिए कि हम क्यों आए हैं दोबारा पढ़ाने के लिए। और जब दोबारा पढ़ाइए रहे हैं तो हमको लगा पीपीटी से पढ़ा देते हैं भाई। तो प्रोजेक्टर है ये था, तो मैथ में तो प्रोजेक्टर काम नहीं आता, मैथ में तो क्योंकि हर चीज़ लिखना होता है, हमको लगा चलो फिजिक्स पढ़ाना है दोबारा। सबसे पहले तो देखिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश आप पहले भी पढ़े हैं। प्रकाश यहाँ देखिए लाइट, इसमें यही अच्छा है कि दोबारा हमको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सुनिएगा भी तो भी काम चल जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकाश हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। और कोई प्रकाश का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो और कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा, यहाँ देखोगे इस लाइन में, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हालांकि जब 12th में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 12th में हम पढ़ाएंगे कि प्रकाश एक वेव के रूप में चलता है, यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। देखो, प्रकाश के गमन करने की जो दिशा वो सीधी है, जब पढ़ोगे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश चलता भले ही वेव के फॉर्म में है, प्रकाश इस तरह से वेव के फॉर्म में चलता होगा। देखिए नीचे में तो मिटाने वाला है ना, चलो हम बोल के ही, ऐसे भी देखिए लेक्चर मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहते हैं क्लास, उसमें खूब भूखे हैं, एक लेक्चर के हिसाब से ही भूखे हैं। तो वहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, डिटेल में 10-12 को क्लास लिए हैं प्रकाश के परावर्तन। यहाँ तो सिर्फ एक रिवीजन है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। देखो, प्रकाश चलता ऐसे है, इस तरह से वेव के फॉर्म में, मतलब इस तरह से, मान लीजिए एक सांप की तरह प्रकाश वेव के फॉर्म में चलता है। लेकिन वेव भी जो चलता है ना, एक वेव नहीं रहता। अगर वेव को भी ध्यान से देखें तो एक वेव इस तरह से चलेगा, ये वाला, और एक वेव ऐसे चलेगा। एक तो इस तरह से रहता है, मान लो वर्टिकल है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। और जब हॉरिजॉन्टल वेव और वर्टिकल वेव दोनों मिल जाता है तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी को हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश कौन सा तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सवाल उठता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। आपके मन में ये उठेगा कि ये किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो ऐसे तो समझा दिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जिसमें एगो विद्युतीय तरंग होता है, मतलब इलेक्ट्रिक तरंग होता है, और एगो मैग्नेटिक तरंग होता है। ये क्या होता है सर? देखो 12th में जब पढ़ोगे तो उसमें समझाया जाएगा 12th में आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
मतलब वैसा वेव जो खुद से प्रोड्यूस होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बस एक बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो फील्ड, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। खैर ज़्यादा हम बोल रहे हैं, उतना नहीं बोलना चाहिए, 12th की चीज़ है। सिंपल जानो ना कि दो वेव होता है, एक होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल और दूसरा वेव होता है इस तरह से वर्टिकल, या फिर दोनों वेव जब मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों मिलकर, एगो इस तरह से साफ नहीं है ना, एगो इस तरह से, ये दोनों मिलकर सीधे चलता है और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। थोड़ा सा टाइपिंग में अगर कहीं मिस्टेक हो तो उतना भर समझौता कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, हाँ सिर्फ यह होता, कोई बात नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो ऐसे बोलेंगे कि जिसमें दो को सांप चलता है, एगो ऐसे ऐसे और एगो ऐसे ऐसे, नहीं बोलेंगे, कहेंगे वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता। देखो वहाँ पे आवश्यकता थोड़ा सा गलत टाइप है, बेचारा विद्यार्थियों को इतना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे भी उसको थैंक्स बोलते हैं, बहुत किया है, तो मेरे पास टाइम नहीं था। वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, मतलब बिना माध्यम के भी जो गमन कर सकता है। जैसे कुछ वैसा तरंग है ना जो माध्यम के सहारे ही गमन करेगा। एक मिनट थोड़ा सा, अरे अरे चलो 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 बाहर चलो, चलो आते, हाँ 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 चलो चलो चलो। वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हम बोले थे ना कि आप सिर्फ सुनकर भी काम चला सकते। जरा एक बार रिपीट करते हैं। अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हो तो हम बताते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर पड़कर देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। उसके बाद दो गो पॉइंट बना के लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा नंबर में लिखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हो गया। अब जैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग बोलोगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो वहाँ पर आप बोलिएगा कि वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, प्रकाश का चाल कितना होता है, तो ये तो ऐसा हूँ पढ़ोगे अपवर्तन में। प्रकाश का चाल देखो, निर्वात में अगर देखें तो 3 गुने हैं, 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। जबकि हवा में अगर बात करें तो हवा में 2.99, देखो 2.99 ऐसे भी समझ लो कि 2.99 मतलब 3 है वो, तो 2.99 यानी कि 2.99 के मतलब क्या, 2 रुपया 99 ऐसे समझ लो। हालांकि इसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है तो आप बोलोगे 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन निर्वात में कितना होता है तब बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ज़रा पानी में बतलाइए, तो पानी में बोलेंगे कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, कांच में ज़रा बतलाइए कि कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आता है कि प्रकाश हम कर रहे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर पड़कर देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय। प्रकाश आता कहाँ से है? तो देखो, वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये समझ में आ गया प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश स्रोत के टाइप्स भी होता होगा। हाँ, होता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? एक बार फिर से जरा रिवाइंड करो,
दिमाग पे जोर डालो, वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? और प्राकृतिक हो गया और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्राकृतिक नाम से ही पता चल रहा है जो प्रकृति से प्राप्त हुआ होगा, जैसे सूर्य है, तारे है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, जैसे जुगनू हैं, ये सब जो प्रकृति जो भगवान बनाए हैं। मतलब भगवान साइंस में अगर बोलेंगे तो आप लोग खफा हो जाइएगा हमसे, लेकिन फिर भी प्रकृति तो है भाई, प्रकृति तो मानोगे, जिसको कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है तो प्रकृति नाम दीजिए। आप जो भी बोलना चाहें, अगर मानते हो तो मानो कि हाँ भाई भगवान बनाया है, या नेचर तो नेचर, तो जो नेचर से मिला है, ठीक है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव। देखो डिटेल्ड क्लास अगर चाहिए तो उसका भी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, एक एक करके क्लास बाय क्लास पढ़ावल है। और ये जो चल रहा है एक रिवीजन के लिए, जैसे आपको अगर उतना टाइम नहीं है कि आप खुद से याद कर सको तो इस क्लास को चालू कर दो, और चालू करके आप छोड़ दीजिए, सिर्फ सुनते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए। देखिए ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस, इसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। हालांकि साइंस रटने की चीज़ नहीं, आपसे बेहतर हम जानते हैं, लेकिन होता यह है कि लिखना भी तो पड़ेगा, और लिखने के लिए आप एक दो बार सुनोगे तो लिखने के लिए आ जाएगा। बस यही पर्पस से ये वाला हम वीडियो बना रहे हैं। और ऐसे भी इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रकाश स्रोत कई प्रकार के हो गया, दो तरह के, एक और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो हम बोल तो दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार लिखा हुआ देख लो, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया हो, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जरा द्वितीयक के बारे में बोलिए। द्वितीयक मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानवों के द्वारा बनाया गया। मानव निर्मित, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया हो। एक मिनट, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया। देखो सूर्य मानव ने बनाया तो उसको कह सकते हैं कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मानव निर्मित किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है आदि जो हम लोग बनाए हैं, टॉर्च है, बल्ब है, लालटेन, ये सब। अब आता है दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? दीप्त पदार्थ। देखिए तो जैसे प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग जिक्र किए कि प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत ही दीप्त वस्तु है। एक तरह से अगर कहा जाए कि प्रकाश स्रोत को ही दीप्त वस्तु कहते हैं। इसका भी वही डेफिनेशन है, वैसा पदार्थ जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन कुछ वस्तु वैसा भी होता है जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलता, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो मोबाइल अगर कहीं रखा है तो स्वतः लाइट नहीं निकलेगा। हाँ वो ऑन हो करेंगे तो भले। कुर्सी, टेबल, बेंच, मेरा शर्ट, यहाँ तक कि आदमी, इंसान, घर, लोहा, टीना, इन सब से स्वतः प्रकाश नहीं निकलता है। जबकि अगर लालटेन की बात करें जलता हुआ तो निकलेगा, दिया की बात करें, दीपक की बात करें, जलता हुआ टॉर्च की बात करें, बल्ब की बात करें, सूर्य की बात करें, तारा की बात करें, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा दीप्त नहीं है, चंद्रमा में स्वतः प्रकाश नहीं है। जिस वस्तु में प्रकाश होता है उसे दीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु में स्वतः प्रकाश नहीं होता, या बोलो वैसा पदार्थ जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ। देखो माध्यम होने के लिए पदार्थ होना जरूरी है, वैसा पदार्थ, डेफिनेशन तो यही होगा कि वैसा पदार्थ। क्षेत्र कह सकते हैं सर, कह सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पदार्थ होना चाहिए। प्रकाशीय माध्यम जैसे हवा से होकर प्रकाश पार हो गया, पानी से भी होकर प्रकाश पार हो गया,
शीशा से भी होकर पार हो गया। तो हवा क्या है? एक पदार्थ है। पानी क्या है? पदार्थ है। शीशा भी क्या है? पदार्थ है। भले ही शीशा ठोस है, पानी जो है वो तो लिक्विड है, और हवा जो है गैस है। तो पदार्थ बोल रहे हैं मतलब प्रकाश को हम देखें कि तीनों प्रकार के पदार्थ से होकर जाता है। जरा गौर से सुनना, थोड़ा ध्यान इधर रखिएगा, ठीक है? थोड़ा गौर से सुनो। प्रकाश ठोस से होकर जाता है सर, एकदम जाता है। ठोस से होकर कैसे जाता है? शीशा से होकर पार हो गया। प्रकाश लिक्विड से जाता है सर, एकदम जाता है, पानी से होकर चला गया। क्या प्रकाश गैस से जाता है? हाँ जाता है, हवा से होकर चला गया। तो प्रकाश ठोस से भी पार हो जाता है, लिक्विड से भी पार हो जाता है, और गैस से भी। अभी मत कहना ठोस से पार होता है तो लोहवा से कहाँ पार होता है। देखो हम ही नहीं बोले कि लोहवे से पार हो जाएगा, लेकिन ठोस से पार हो जाता है, लिक्विड से भी पार हो जाता है, और गैस से भी पार हो जाता है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं रहे, मतलब ना तो वहाँ ठोस रहे, ना ही लिक्विड रहे, ना ही गैस रहे, मतलब निर्वात रहे, कुछ नहीं रहे, तब भी प्रकाश पार हो जाएगा। तो प्रकाश तो बिना माध्यम के भी गमन करता है, लेकिन कम टू द पॉइंट, लेकिन यहाँ हम उन्हें बोल रहे हैं प्रकाश माध्यम करें। प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम की अगर बात करें तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। बनावट के आधार पे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है, या बोलो प्रकृति के आधार पे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। अब जो बोलना चाहें, प्रकृति के आधार पे या बनावट के आधार पे। प्रकृति के आधार पे दो प्रकार के, एगो समांगी माध्यम हो गया, दूसरा विसमांगी माध्यम हो गया। समांगी मतलब समान अंग, और विसमांगी माने विसमान, मतलब विसमान यानी असमान। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं? देखिए, समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है। फिर से थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो ये क्लास सुनने के लिए ही बनाया जा रहा, देखने के तो ऑलरेडी हम पूरा डिटेल में एकदम पढ़ा है। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। तो ठीक है, विसमांगी माध्यम जरा बताइए कि विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान नहीं होता है। विसमांगी का मतलब हो गया कि वैसा माध्यम या वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान नहीं होता, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रकृति के आधार पे या बनावट के आधार पे। जरा इस आधार पे बताइए ना कि पारगम्यता के आधार पर मतलब प्रकाश उस माध्यम से पार होगा या नहीं होगा, इस आधार पे जरा बताइए ना। पदार्थ कई प्रकार के, जैसे लोहा से तो पार नहीं होता, शीशा से पार हो गया, अच्छा बात है, लोहा से तो नहीं होता है। ईंटा रखल, ईंटा से तो नहीं होता है, पत्थर से तो नहीं होता है। तो ठोस से पार हो जाता है, ये कह देना सही बात नहीं। ठोस मतलब ठोस के रूप में आप कह सकते हैं कि शीशा, सभी ठोस में से प्रकाश पार हो जाए इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो हम कहेंगे पारगम्यता के आधार पर तीन तरह के प्रकाशीय माध्यम मिलेगा, एगो पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा अर्धपारदर्शी माध्यम। पारगम्यता के आधार पे माध्यम तीन तरह के हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अर्धपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी, पार माने पार, अदर्शी माने दिखाई देना, जिसके आर पार दिखाई देता है, जिस वस्तु के आर पार हमको दिखाई देता है वो पारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं दिखाई देता वो अपारदर्शी। और अर्धपारदर्शी मतलब जिसके पार आधा आधी दिखाई दे वो अर्धपारदर्शी। तो डिफिनेशन तो ऐसे ही बोलती है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं दिखाई दे वो अपारदर्शी, और जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे अर्धपारदर्शी। ऐसे डिफिनेशन देख लो। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं सर? तो आप कह सकते हो कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता। वही बतिया हो गया कि जिसके पार दिखाई देता है पारदर्शी, जिसके पार नहीं दिखाई देता अपारदर्शी।
जिसके पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है अर्धपारदर्शी। तो अभी भी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ या वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है उसे पारदर्शी, और वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं हो पाता, या कहो कि प्रकाश पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी। तो अर्धपारदर्शी किसे कहते होंगे? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो सके उसे अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर आता है किरण। किरण किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है ना, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है या प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है, वटेवर, हिंदी उतना अच्छा मेरा नहीं है, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है या चलती है जिस रास्ते पर, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? किरण। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, ये पूरा पूरा लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोजेक्टर का लाइट है, तो एक किरण पुंज है। जब एक किरण की बात करेंगे ना तो एकदम दिखाई देगा आपको। तो एक किरण की बात जब करेंगे तब ने एक किरण की बात कर यार तो दिखाई देता है, अजीब है। चलो, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे किरण कहते हैं। अब आता है किरण पुंज। जैसे हम बोले ना कि बोर्ड पे आपको किरण नहीं दिखाई दे रहा, ढेर सारा किरण दिखाई दे रहा है, तो किरण पुंज, जैसे आप लोग जानते हैं नेवारी के पुंज लगता है देहात में, गाँव पे, गाँव घर में हम लोग के यहाँ पुंज लगता है नेवारी के। तो नेवारी के पुंज, पुंज माने क्या? ढेरे मनी आटी जमा कर दो तो पुंज बन गया। वैसे ही ढेर सारा किरण अगर जमा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? ढेर सारे किरणों के समूह को, कहने गया, ढेर सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला में है समांतर किरण पुंज, ठीक है, दूसरा में है संश्रित किरण पुंज, और तीसरा में है अपसृत किरण पुंज। तीनों एक करके जरा देख लेते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला कौन से किरण पुंज है भाई? समांतर किरण पुंज। अब जरा उठता है सवाल कि समांतर किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समांतर रूप से गमन करती। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समांतर रूप से गमन करती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो संश्रित किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अनेक बिंदु से आते हुए एक बिंदु पर मिल जाती है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अनेक बिंदुओं से आती हुई एक बिंदु पर मिल जाती है उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखो ना, अनेक बिंदु से आते हुए एक बिंदु पर मिल गया। जबकि अपसृत में क्या देखोगे कि एक बिंदु से निकलकर आगे जाके फैल जाएगा। अच्छा यार, हम फिकर नहीं है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे जाकर फैल जाती, इसमें फैल जाता है। जिससे समांतर में क्या था? नहीं तो फैला था ना ही सिकुड़ा था। ये वाला देखो, ये वाला देखिए उदाहरण, ये उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। ये समांतर किरण पुंज है, ये वाला समांतर है। जबकि संश्रित में क्या देखें कि अनेक बिंदुओं से आया और एक बिंदु पे आके मिल गया, जबकि अपसृत का डायग्राम नहीं है। अच्छा, अब टॉपिक आता है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि चैप्टर है आपका, अभी तक तो फंडामेंटल चल रहा था। प्रकाश के परावर्तन क्या? तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप हमको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो उधर से प्रोजेक्टर से लाइट आया और वही प्रोजेक्टर से जो लाइट आता है ना, रिफ्लेक्ट होके मोबाइल पे जाता है, जिससे आप देख पा रहे हैं, या कहो कि मोबाइल उसको कैप्चर कर पा रहा है। तो यही तो है प्रकाश का परावर्तन, कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उधर ही लौट जाए। देखिए, किसी समसर्वत्र, अच्छा यहाँ समसर्वत्र आ गया ना, इस समसर्वत्र, समसर्वत्र क्या है जरा इसके बारे में बताए। समसर्वत्र, समसर्वत्र, सम माने समान, सर्वत्र माने हर जगह, मतलब हर जगह एक जैसा रहे। समान सर्वत्र, सम सर्वत्र, हर जगह अगर एक जैसा नहीं रहेगा ना तो पढ़ाएंगे कि वो परावर्तन के बजाय अपवर्तन हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऊपर हवा पूरा सघन है और नीचे हवा विरल है, अगर ऐसा हो गया ना तो अपवर्तन वाली घटना घट जाएगी। इसलिए बोला जाता है सम सर्वत्र। तो बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या है? किसी समसर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तक सतह से टकराने के बाद, फिर से बोलते हैं, किसी समसर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहाँ है, अच्छा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम चाहो तो उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम ऐसे भी PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा सर, तो टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का ID मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा PDF मिल जाएगा आपको। अब आता अच्छा ही डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जब है, देखो जो बोले थे ना अपसरित किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर आगे जाके फैल गई, आगे बन गया है, कोई बात नहीं। चलिए प्रकाश के परावर्तन समझ लिया। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ बिंदुएं देखो, देख लो, पहले डायग्राम में देख लीजिए। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कैमरा में तो सही आएगा, हमको साफ नहीं दिख रहा है, हमको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा बढ़ाना है। कैमरा में सही आएगा, कैमरा में सही दिखाई देगा, कैमरा में दिक्कत नहीं होगा, आप जो देखोगे मोबाइल पे आपको क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि मोबाइल इसको साफ़ कर देता है। अब यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टर है तो बोर्ड पे थोड़ा सा फट जाता है, लेकिन आपको एकदम साफ दिखाई देगा। आपतित किरण क्या है, एकदम पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आपतित किरण क्या है, इसलिए फट जाता है क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, मोबाइल में उतना बड़ा थोड़ा दिखाई देगा जितना बड़ा हम देख रहे हैं, आपको छोटे देखेगा। देखो किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, अब परावर्तक सतह से टकराकर लौट जो जाती है, देखो किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, अब परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो बिंदु B दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये क्या होता है सर, तो कह सकते हैं कि परावर्तक सतह पर वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है, परावर्तक सतह पर वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अच्छा, इन सब का डिफिनेशन आगे होगा, अभी तो हम डायग्राम के हिसाब से समझा दिए, आगे देखोगे तो मिलेगा। जैसे आ गया आपतित किरण, तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। या परावर्तक सतह, अच्छा आगे, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये भी सही है कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह क्या है, वैसा सतह जिससे टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वैसा सतह, जैसे ही बोर्ड है, इससे टकराकर लाइट वापस लौट रहा है, लाइट वापस लौट रहा है, इसलिए बोलेंगे कि अच्छा देखो ना बिंदु इस पर भी दिखाई दे रहा है, हम खड़ा होंगे तो हमारे सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा, यहीं पे शायद लिखा जाता है बिंदु ना, तो लिखा ले। क्यों लिखा ले, क्योंकि वहाँ से लाइट पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मोबाइल में जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे। तो वैसा सतह जिससे प्रकाश वापस उसी माध्यम में टकराकर लौट जाती है, वैसा सतह जिससे टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु, तो बोले थे ना कि परावर्तक सतह पर वैसा बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, जरा अभिलंब की बात करें, अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, I से सूचित करते हैं। परावर्तन को लिख लीजिएगा, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। देखो इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, आपको लग रहा होगा ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्टर है ना, क्या स्मार्ट बोर्ड है। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच
बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, लगता है बच्चा, हाँ डायग्राम नीचे बनाया। थैंक यू देवराज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना किया। ठीक है, नहीं तो अगर वो पीपीटी नहीं बनाता बच्चा तो हम फिर ये आपके सामने रिकैप नहीं कर पाते। देखो जो भी बोल रहे हैं बस आप ही के पर्पस के लिए कि आप सुनकर याद कर सकते हो। जैसे 10th का सिलेबस उतना भास्ट नहीं है। अब उठा लीजिए नियमित परावर्तन को, तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अब बहुत समझ गए, पूरा एकदम साइंस के ज्ञाता बन गए। देखिए हम भी समझाते हैं 12th में, आप पढ़ोगे फिजिक्स तक, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ गया और लिख एक अक्षर भी नहीं पा रहे तो भी बेकार है। जैसे बचपन में एक हमसे बहुत बड़ा था, कारो नाम था, उसको लिखे ले आता था लेकिन पढ़ने नहीं आता था, और किसी को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि बुरा मत मानोगे, जो भी लोग हैं कुछ लोग वैसे होते हैं जो सिर्फ बोलना जानते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं डिंग हाँकने वाला, उसको लिखे पढ़ने नहीं आता है। तो बोलना लिखना अलग अलग चीज़ है। अगर दोनों आपको आ गया तो आप सभ्य इंसान या फिर पढ़े लिखे इंसान कहलाइएगा। अब पढ़ हैं तो सिर्फ पढ़ा हुआ इंसान कहलाओगे, लिखेंगे तो लिखा हुआ, दोनों सीख गए पढ़ा लिखा। तो लिखना भी तो जरूरी है एग्जाम में। नियमित परावर्तन क्या होता है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, पॉइंट पे आ जाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती है। जरा फिर से समझो, जब समानांतर किरण पुंज, अच्छा शाबाश बहुत अच्छा लिखा है, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती। इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पहले डायग्राम देख लीजिए, ये वाला देख रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये समानांतर किरण पुंज है। आने वाली प्रकाश की किरण 1 2 3 4, चार को समानांतर किरण पुंज है, मतलब समानांतर किरण है जो आ रहा है, और यहाँ से टकराने के बाद एकदम लौट गया। लेकिन ये सतह भी तो देख रहे हो एकदम चिकना है और एकदम प्लेन है। तो जब प्रकाश की किरण किसी मतलब समानांतर कहाँ गया, हाँ, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकनी तथा चमकीले सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करते हैं। इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता होगा, तो आप कह सकते हैं जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन नहीं करती है। जैसे ये वाला फिगर, एक खुरदरा सतह है, रुखड़ा है, तो यहाँ समानांतर रूप से गमन भी नहीं कर रहा। आने वाला तो भले सब समानांतर है लेकिन जाने वाला सब इरेगुलर है, और इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं। कौन कौन नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल या फिर कोई एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। अब टॉपिक आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है तो अच्छा बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिलता नहीं है, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब।
तो किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब टॉपिक आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी वास्तु नहीं होगा, यहाँ पे वस्तु होगा, ई वाला नहीं होगा। किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है, वही बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब जरा आभासी प्रतिबिंब की बात करें, वर्चुअली में देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद आभासी रूप से जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो पहला तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, जबकि वो क्या लिखोगे, यह किरणों के आभासी कटान से बनती है। दूसरा हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। सब पढ़ाया हुआ है, कैसे, क्यों, ठीक है, कोई उबेगा नहीं, अकबकाएगा नहीं, पूरा डेरिवेशन के सहित सब समझावल है डिटेल से। यहाँ तो सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। उसके बाद है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने तथा दर्पण के पीछे बनता है, नहीं, दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के, अच्छा, उसका आधा हिस्सा यहाँ आ गया ना, है वास्तविक, उसका आधा हिस्सा आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ऐसा कट के इधर आ गया। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो ये चीज़ तो ऐसे भी याद रखना, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब आभासी होता है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वह वस्तु दर्पण से आगे की ओर होता है, जितना कि, अच्छा, बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि पीछे नहीं, जितना आगे वस्तु रखा जाता है। यह प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन होता है। अब यहाँ पे सवाल उठ गया, पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है सर? चलो पहले विपरिवर्तन देखते हैं। जब वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब में नीचे की ओर दिखता है तथा वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखता है, जैसे कुआं में हम लोग देखते हैं ना, कुइयाँ में, तो कुइयाँ में मुड़िया नीचे हो जाता है, पैरवा ऊपर हो जाता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है इमेज। तो वहाँ पे बोलते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन हुआ, ठीक है। जब वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब में नीचे की ओर और वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखाई देता है, तब इस घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है? तो जब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर, मतलब बायां दायां दोनों हेर फेर हो गया। जब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखता है तब बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखता है, तो इस घटना को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं दर्पण। दर्पण टॉपिक है, वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन दर्पण होते हैं? एक है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण की जरा बात कीजिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ये किसी गोला का हिस्सा होगा, ये भी किसी गोले का हिस्सा होगा, ये दोनों गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण भी दो तरह के, देखो यहाँ पे, एक मिनट यार, एक मिनट। कहाँ जिक्र कर रहे थे हम?
चल रहा था गोलीय दर्पण ना, समतल दर्पण में थे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल है, उताल गलती से लिखा गया, उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ जाकर ये पीछे की तरफ जो थोड़ा थोड़ा उठा हुआ देख रहे हैं इसको बोलेंगे रजतीत है। तो जाहिर सी बात है इधर वाला जो सतह है ये परावर्तक सतह है, तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसमें जबकि बात करेंगे तो परावर्तक सतह इसका उठा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, वो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं होता है, या पूरी तरह से कहो कि गोलीय, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं होता उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले तो वक्रता केंद्र, तो उसके लिए कहीं डायग्राम होना चाहिए, नहीं है क्या? शायद इस पीपीटी में नहीं, इस डायग्राम में पीपीटी नहीं, मतलब इस पीपीटी में डायग्राम नहीं है कुछ, कोई बात नहीं। जैसे पहला आता है परवलयिक दर्पण। देखिए वक्रता केंद्र, सॉरी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से सूचित करते हैं। अब रही बात की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पोल क्या है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस क्या होता है? जरा फोकस की बात करें तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का द्वारक, तो दर्पण के परावर्तक सतह के चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए अनंत से, यहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिल जाती हैं, अर्थात अभिसारित हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब जरा बात करें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें फैल जाती हैं, अर्थात अपसरित हो जाती है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो किरणों का उपयोग किया जाता है। एक होता है प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। जो प्रधान अक्ष के समानांतर है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। जैसे देखिए ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो जो मुख्य फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। लेकिन जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रते केंद्र से लौट जाती है। जैसे ये वक्रता केंद्र पर गई, रिटर्निंग भी वक्रते केंद्र पर हो गया। अवतल दर्पण में जरा प्रतिबिंब का निर्माण देखें। देखो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन आपको मिलेगा।
सबसे पहला कंडीशन अनंत पे, इसका फिगर कहीं होगा। अच्छा, शायद डायग्राम नहीं दे पाया बच्चा। हाँ, लगता है फिट करना भूल गया, क्या है नीचे दे दिया ना। तीसरा है यार, कहाँ दिए हो डायग्राम में, भूल गए हो लगता है तुम। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा और सीधा उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। इसका कहीं डायग्राम होगा, देखो डायग्राम कहाँ होगा, ये वाला, इसको देखो, ई वाला देखो, दो किरण आ रहा है अनंत से, एगो ऊपर से एगो नीचे से। अपरावर्तन के बाद कहाँ मिला है, फोकस पे। वस्तु बहुत बड़ा होगा लेकिन प्रतिबिंब छोटा बना है, तो उसका फिगर यहाँ बन गया। फिगर थोड़ा लेट से बन गया है, या कहो दूर पे जाके बना। दूसरा में है, अच्छा क्या समझे, जरा डायग्राम को समझा देने। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा है। वो तो लिखल भी है और डायग्राम में भी है। जैसे यही देखो ना भाई, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत से थोड़ा सा पहले, मतलब आप कह सकते हो कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे तो नहीं बनेगा, फोकस पे नहीं बोलेंगे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखो ये वाला समझ में नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन वाला चीज़ है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन अगर पहले बार पढ़ रहे हो आप, एकदम फर्स्ट टाइम है आपका, इससे पहले कभी आप फिजिक्स नहीं पढ़े हो, मतलब 10th का फिजिक्स नहीं पढ़े हो, तो पहले उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उन सब को देख लो। 10-12 वीडियो होगा और बतौर वाइट बोर्ड पे हम पढ़ाएं, एकदम अपने हैंड से, अपने हाथ से लिख के समझाएं। उसको पहले समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। खैर, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा, वही चपटी लिखल है कि सी और एफ के बीच बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। थर्ड कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये वाला फिगर देखिए, जब वस्तु को यहाँ रखें वक्रता केंद्र पर तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वही चीज़ लिखल है, देखो वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के ही साइज का होता है। अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो अब वस्तु को वक्रता केंद्र से भी पहले, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र से भी आगे, यहाँ देखिए ये वाला फिगर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और दूर, मतलब वक्रता केंद्र से भी पीछे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखिए सी माने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और अब जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा। पांचवा कंडीशन है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। तो फिगर ये वाला हो गया, वस्तु फोकस पे है, प्रतिबिंब अनंत पे बना है, बहुत बड़ा साइज का है, ठीक है, और उल्टा भी है। लास्ट कंडीशन है कि अब वस्तु को कहाँ पे रखें भाई, तो अब वस्तु को, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए, मतलब फोकस से भी पहले, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सामने नहीं, पीछे।
और यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा। देखो अब वस्तु कहाँ रखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उधर बना है, उधर मतलब उधर किधर, दर्पण के पीछे, और वास्तविक में नहीं बना है, वास्तविक में तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, पीछे बना है आभासी रूप से। ये सब डायग्राम अगर आपको समझना है तो हम बार बार बोल रहे हैं, 10 बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, उसको देख लीजिएगा। पूरा एकदम हाथ से बताया हुआ, एकदम पूरा एक करके समझावल है। यहाँ तो रिकैप चल रहा है, रिवीजन एक तरह से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, तो अवतल दर्पण में 2 ही कंडीशन है। पहला नंबर है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए ये वाला फिगर है, ये फिगर है, फिगर को समझो। वस्तु अनंत पे रखें तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें एगो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, एगो इधर, तो कभी नहीं मिलेगा, तो डॉट 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 पीछे मिला दी, आभासी प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। छोटा ही है, छोटा क्या, बहुत छोटा होता है। दूसरा कंडीशन आता है कि अब वस्तु को कहाँ पे रखोगे, तो देखो फिगर, देखिए फिगर, अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ, जगह नहीं हो बोलोगे तो चलेगा, दर्पण के पीछे बनता है, इसे जगह लिख देते हैं। दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। और यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, इसका आकार वस्तु से छोटा होगा। देखो ध्रुव है ना और ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच बना है प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब आभासी है, आभासी है और जाहिर सी बात है कि सीधा है। अब आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में, रोगियों के आँख, कान, नाक, गला आदि का चेक करने में, सोलर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च कहाँ गया यार, सर्च लाइट, टेबल लैंप आदि में मतलब गाड़ी की हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, इन सब में परावर्तक रहता है। देखते हो जैसे जो टेबल लैंप होता है जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर कटोरी जैसा रहता है, टॉर्च में कटोरी जैसा रहता है। तो कटोरी जैसा जो रहता है उसको बोलेंगे ना कि वो अपवर्तक मतलब अवतल दर्पण है जो परावर्तक सतह का काम कर रहा है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रेट लाइट के परावर्तक सतह, गाड़ियों के साइड मिरर में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर अगर देखें तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, किसका, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण के, अच्छा उल्टा लिखा गया, उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, अवतल ये उल्टा लिखा ले, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे, सुनने पर ध्यान दे। अवतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। उल्टा लिखा ले थोड़ा सा, अवतल अवतल अवतल, अच्छा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा। थोड़ा सा उल्टा लिखा गया इसमें। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, आप लोग देखें कि बड़ा बनता है कब, जब वस्तु को फोकस पे रखे थे। छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा गलती लिखा गया यहाँ पे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाते हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखो कोई भी दूरी ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, बशर्ते की कंडीशंस है क्या, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहे, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहे। ट्रेडिशन चलते आ रहा है, परंपरा चलते आ रहा है कि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। तभी देखो ध्रुव के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है।
यहाँ पे प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, बशर्ते एक चीज़ कंडीशन है कि वस्तु को हमेशा किधर रखना है, बाईं ओर। वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगा। अगर वस्तु बदल दीजिएगा तो एक कंडीशन फिर बदल जाएगा। और ये सभी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये समझने की चीज़ है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये समझने की चीज़ है। तो इसको थोड़ा डिटेल्ड क्लास जो हम पढ़ाए ना उसको देख लीजिएगा। ये डिटेल में पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ नहीं समझ सकते हो तो समझने की चीज़ें यहाँ बोलेंगे तो बेकार हो जाएगा। हम यहाँ वो चीज़ बोल रहे हैं जो लिखने का है, जो आपको याद करने का है। जैसे दर्पण सूत्र क्या है, वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस की दूरी में संबंध बतलाती है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। m बराबर हो गया हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान। छूकर तथा बिना छू, छूकर करना बहुत आसान है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा उसे समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसे अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण, बिना छुए। तो जिस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया मतलब समतल दर्पण, और अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो गया तो अवतल दर्पण। लेकिन ध्यान रहे कि कैसे, वस्तु को दर्पण के सामने रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, सामने। मतलब आप ऐसे बोलिएगा कि किसी भी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं और अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बना है, मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर है, तब समतल दर्पण है। लेकिन अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा बन गया, वस्तु छोटे को और प्रतिबिंब बड़ा बन गया तो अवतल दर्पण। और अगर प्रतिबिंब छोटा बना है तो उत्तल दर्पण। यही पहचान है बिना छुए। तो प्रकाश के परावर्तन होता है खत्म। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, पीडीएफ जो आप लोग करते रहते हैं, पीडीएफ क्या है, ये पीडीएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, ये पीडीएफ क्या है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे पता चलेगा सर? देखिए वीडियो जो चल रहा है वो इस रहता है ना, रहेगा प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे करके थोड़ा सा मोर पे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन नीचे रहेगा पूरा डिटेल में। कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है, वीडियो का जो टाइटल है लिखल रहेगा, देखोगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन शॉट लिखल है, प्रकाश के परावर्तन इन वन शॉट, ऐसे करके लिख लो। उसके नीचे मोर लिखल रहेगा, उस पर ओके करोगे, डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, टेलीग्राम चैनल का आईडी रहेगा, वहाँ जाइए। उसमें आपको जो लेटेस्ट मिलेगा, सबसे लेटेस्ट, वो इसी का होगा। ठीक है, इसी का पीडीएफ होगा लाइट करके, उसको डाउनलोड कर लेना। चाहो तो मोबाइल में रख लो, और मेरे हिसाब से मोबाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लिख लीजिए और आप एक दो बार याद कर लीजिए। नहीं याद होता है तो वीडियो देखो, सप्ताह में एक दिन चला के सुन लो, फिर चला के सुन लो, फिर चला के सुन लो, तो सुनने वाला चीज़ याद हो जाएगा। बाकी जो रहा कि आप समझा दीजिए सर, वो समझा पाना इस तरह से नहीं पॉसिबल है। उसके लिए या तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए या तो वाइट बोर्ड। तो समझाने वाला काम ऊपर करेंगे, तो हम पढ़ाते हैं ऊपर, मतलब ये किसी और जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो छत पे रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ा दिए थे, रिवीजन भी कर दिए। अब बारी आएगी प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन देखेंगे दुर्गा पूजा के आसपास। ठीक है, कलश स्थापना के बाद हम प्रकाश के अपवर्तन शुरू कर देंगे, और प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाने के बाद उसका भी रिवीजन इसी तरह से स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कर सकते हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर से कर देंगे हम। देखो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम समझाए नहीं हैं, तो हम समझाने के लिए आए भी नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही मेरे यहाँ कितना अच्छा बोर्ड आ जाए, 4 लाख का बोर्ड आ जाए, फिर भी हम समझाएंगे तो वैसे ही जैसे हम वाइट बोर्ड पे समझाते हैं, लिख लिख कर। लिखने का अलग मज़ा है, पीपीटी में वो मज़ा नहीं, इसमें वो बात नहीं कि लिखा हुआ आके बोल दिए। और जो लिखते हैं ना अपने से, वो अलग बात है, उसमें अलग फीलिंग आता है, अलग मज़ा आता है कि हम तो टीचर रह रहे, समझा रहे हैं।
तो ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए मिलते हैं जल्द ही। फिलहाल तो इसके बाद आपको हो सकता है कि मैथ मिले, या हो सकता है आज नहीं भी मिले। कल से आपको 7 बजे मैथ का क्लास मिल जाएगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक तो कर देना, कम से कम लाइक तो कर देना। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तब, और पुराने लोग तो लाइक कर देना। लाइक तो ज़रूर करें, इतना तो हक बनता है कि आपसे एक लाइक मांगे। बाकी इतना देर तक आप लोग देखते रह गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 7 बजे इसी चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।